So, beta, last time round we studied with that of heat of formation, and this time we will be studying heat of combustion. ठीक, तो पहले हम पढ़ेंगे हीट ऑफ कंबशन क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसको बोलते हैं। मैंने आपको पिछली बार बताया था, जब मैं हीट शब्द का इस्तेमाल करूं क्या समझ लेना, एंथैल्पी, है ना। तो हीट ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है बेटा, हीट ऑफ कंबशन का मतलब होता है, एक तो सबसे पहली बात देखो, कंबशन की हीट हमेशा हीट रिलीज होती है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने आग लगाई और आपको ठंड लगनी शुरू हो जाए? ये पॉसिबल नहीं है। तो हीट हमेशा रिलीज होती है, पर ये पॉसिबिलिटी है, अगर नाइट्रोजन को जलाएंगे ना तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, इसीलिए हम उसको कंबशन नहीं बोलते, उसको हम ऑक्सीडेशन बोल देते, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ठीक, क्यों? उसमें हीट इवॉल्व, अगर नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे ना बेटा, ठीक, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाएंगे, है तो हमारे पास क्या है, कंबशन, लेकिन हम उसको कंबशन बोलते नहीं, क्यों? उसमें हीट एब्जॉर्ब होती है बेटा, समझ में आई? तो बेसिकली कंबशन में हमेशा हीट रिलीज होती है। ठीक, तो बेटा कंबशन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कोई भी चीज बिना ऑक्सीजन के तो जलती नहीं, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूज करेंगे और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक चीज जानी चाहिए। यानी हीट ऑफ कंबशन को हम बोलेंगे हीट रिलीज्ड when 1 mole of a substance, heat released when 1 mole of a substance is formed, is completely combusted in the presence of excess of air। ठीक है जी, heat released when 1 mole of a substance is completely combusted in the presence of excess of air, उसको हम heat of combustion बोल देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, है ना, हमें बोला कि which of the following pertains to heat of combustion, कि जो नीचे इक्वेशंस दे रहा हूं, ये कौन सी इक्वेशन हीट ऑफ कंबशन को शो कर रही है हमारे पास। ठीक है जी, और हमारे को दिया इक्वेशन नंबर ए दे दिया, बोला कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, दूसरी इक्वेशन दे दी बेटा जी, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक, अच्छा यहां अगर 2 लगाऊंगा तो 2 3 3/2। ओके डन। अगली इक्वेशन दे दी N2 प्लस O2 गिविंग अस 2NO। ठीक, और नेक्स्ट इक्वेशन आपने दे दी कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग अस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें बोला कि कौन सी इक्वेशन जो है वो हीट ऑफ कंबशन को बता रही है। ठीक, कंबशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और यहां पे एक्सेस ऑफ एयर है, तो मैंने कहा कि एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाना चाहिए। क्या यहां पे कार्बन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक गया? नहीं गया। हालांकि यहां हमने कार्बन को जलाया है, ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाया है, लेकिन क्या ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक गया? नहीं गया। सो दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज हीट ऑफ कंबशन। सिमिलरली इन दिस केस वी गॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि हमें पता है कंप्लीट कंबशन से क्या बनना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द इक्वेशन फॉर हीट ऑफ कंबशन। इन दिस इक्वेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोल देते हैं, क्योंकि एंडोथर्मिक होता है, इसलिए ये भी हीट ऑफ कंबशन नहीं कहलाएगी। बट हियर कार्बन इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन इज इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +4। So definitely this equation shows us the heat of combustion. Got it? तो heat of combustion का मतलब क्या होता है, जब एक मोल किसी सब्सटेंस का जलाया जाए, एक्सेस ऑफ एयर में जलाया जाए, और जो प्रोडक्ट बने वो उसमें एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाए, तो उसको हीट ऑफ कंबशन बोल देते हैं। बेटे उसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक नहीं गया ना, वो +2 तक गया। जब हम कार्बन को पूरा जलाएंगे तो शुड बी कार्बन डाइऑक्साइड, इट शुड नॉट बी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसलिए इसको हीट ऑफ कंबशन नहीं बोला जाता। बोलो क्लियर? तो ये हीट ऑफ कंबशन हो गई।
ठीक, अब हीट ऑफ कंबशन जो होती है बेटा, इसका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन के साथ कैसे रिलेशनशिप होता है? किसी भी डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन को अगर हमें निकालना है, जैसे फॉर्मेशंस की अगर दी हो तो कैसे निकालते हैं? समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसे निकालते हैं। ऐसे ही बेटा अगर हीट ऑफ कंबशन और डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन का रिलेशनशिप देखें, मतलब कोई रिएक्शन दिया है, उसका हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है और हमें कंबशन की एनर्जीज दे रखी है, तो ऐसे केस में हम करेंगे समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट्स। बेटा थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा पहले प्रोडक्ट होता है, बाद में रिएक्टेंट होता है, सिवाय दो जगह पे पहले रिएक्टेंट बाद में प्रोडक्ट, अदरवाइज हमेशा पहले क्या आता है? प्रोडक्ट, और बाद में आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ी तो क्या पढ़ा था? दैट इज समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां हम पढ़ रहे हैं समेशन ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी कंबशन के केस में हम पहले रिएक्टेंट्स की कंबशन लिखेंगे और फिर प्रोडक्ट्स की कंबशन को यूज करेंगे। बोलो क्लियर? ये एकमात्र जगह है जहां पे हम पहले रिएक्टेंट बाद में प्रोडक्ट, और एक बाद में जाके बॉन्ड एनर्जी आती है, उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, बाकी सब जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। बोलो क्लियर हो गया ये? तो अगर कोई क्वेश्चन दे दूं सिंपल सा, बोला इसका इस रिएक्शन का डेल्टा एच निकालो और आपको हीट ऑफ कंबशन दे दी गई हो, तो क्या करोगे यार? पहले रिएक्टेंट्स की हीट ऑफ कंबशन का सम कर दोगे और उसमें से माइनस प्रोडक्ट की हीट ऑफ कंबशन का सम कर दोगे, माइनस हो गया, आंसर आ गया। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कर सकोगे बेटा? अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कैलोरीफिक वैल्यू। ना कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड एंड फ्यूल क्या होगी? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड और अ फ्यूल। जैसे बेटा आजकल कैलोरी कॉन्शियस जमाना भाई है ना, हम ये देखते हैं हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। क्या हम कैलोरीज खाते हैं? नहीं, हम फूड खाते हैं, हमारी बॉडी उसको ऑक्सीडाइज करती है, जलाती है, उससे कुछ कैलोरीज बनती है। अब एक खाना कितनी हमें कैलोरीज देता है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है ना? तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड या फ्यूल क्या होती है बेटा? ये होती है हीट रिलीज्ड व्हेन 1 gram of a substance is combusted. ठीक, it is what? Heat released when 1 gram of a substance is combusted. ठीक, इसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, यानी 1 ग्राम के लिए। यानी अगर किसी भी फ्यूल की या फूड की आप कैलोरीफिक वैल्यू देखना चाहते हो तो वो होगा डेल्टा एच ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन डिवाइड बाय मोलर मास, क्योंकि हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे पर ग्राम आ जाएगा। ठीक, तो कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा पर ग्राम होती है बेटा। हाइड्रोजन एक इतना अच्छा फ्यूल है कि हाइड्रोजन की अगर कैलोरीफिक वैल्यू देखो वो 150 किलो जूल पर ग्राम है। कि अगर हाइड्रोजन का आपने 1 ग्राम जलाया ना बेटा, तो 150 किलो जूल पर ग्राम जो होगी वो आपके पास क्या होगी? कैलोरीफिक वैल्यू होगी उसकी। समझे मेरी बात? इसलिए हाइड्रोजन को हम फ्यूचर फ्यूल बोलते हैं। ठीक, जैसे बोलते हैं ना भाई कि अभी हमारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, कोल खत्म हो रहा है, कोल को ढंग से यूज करो। नहीं यार, पूरा यूज करो, चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा ये एवर एंडिंग प्रोसेस होता है। बेसिकली क्या है, हमारे पास कोई चीज खत्म होगी, हम उसका कोई ना कोई वे आउट निकाल लेंगे यार, है ना? वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना भाई? तो हमारा कोल खत्म हो जाएगा, हम हाइड्रोजन को यूज करना शुरू करेंगे। अब हाइड्रोजन को यूज करना जापान में शुरू भी हो गया। जापान में देयर आर बसेस व्हिच आर रनिंग ऑन फ्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, एंड हाइड्रोजन कैन बी फॉर्म्ड वेरी इजीली, पर यह है कि उसका कंबशन को कंट्रोल करना इज क्वाइट अ टफ टास्क, उससे एक्सप्लोजन हो सकते हैं। ठीक, तो उसको कंट्रोल करने में अभी काम चल रहा है, रिसर्चेस आर गोइंग ऑन, इट इज नॉट ऑन द फुल स्केल। जापान में फुल स्केल में काम नहीं हो रहा अभी, बट फ्यूचर का हम फ्यूल हाइड्रोजन को मान के चल रहे हैं, क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा है, थोड़ी हाइड्रोजन जलाने से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक, इसीलिए हाइड्रोकार्बन्स में कभी भी कैलोरीफिक वैल्यू लगानी होती है हमारे को। बोलते हाइड्रोकार्बन कुछ दे दिए, बोला इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बताओ किसकी ज्यादा। बेटा जिसमें
परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा। क्या बोलना? परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होगा ना बेटा, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी। आगे बात समझ में? मोर इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, मोर विल बी कैलोरीफिक वैल्यू। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो प्यारे बच्चों फिर तो हमें एक्सपेरिमेंटली देखनी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे बता सकेंगे हम? ठीक, तो पहले हीट ऑफ कंबशन दी हो डिवाइडेड बाय मोलर मास करके हम कैलोरीफिक वैल्यू किसी भी चीज की निकाल सकते हैं। तो बोलो हीट ऑफ कंबशन क्लियर हो गया, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखो बेटा, इसी तरह से हमें कई सारी हीट्स को एक्सप्लेन करना है आज। ठीक, हमने जैसे हीट ऑफ कंबशन एक्सप्लेन की, हाँ जी बिल्कुल कर देते हैं। हमने हीट ऑफ कंबशन एक्सप्लेन की, ठीक, हीट ऑफ फॉर्मेशन एक्सप्लेन की। दुनिया में बहुत सारे रिएक्शन है यार, उन सभी की हीट ऑफ फॉर्मेशन, उन सब की हीट हमें निकालनी है। जैसे प्यारे बच्चों, अगर मान लो मैं बोलता हूं हीट ऑफ वेपराइजेशन, ध्यान से देखना कुछ डेफिनेशंस है अब हमारे पास। हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन यानी डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। ठीक बेटा, इसको बोलेंगे हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन वन, वेपराइजेशन का मतलब लिक्विड को गैस में, वेपर्स में चेंज करना है ना, तो हम बोलेंगे हीट एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि बेटा वेपराइजेशन में हीट रिलीज तो नहीं होगी, है ना, इतना तो समझ आती है हमारे को। तो हीट एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 mole of a liquid is changed into its vapors at its boiling point, क्योंकि वेपराइजेशन कहां पे होनी दोस्तों? अरे बॉइलिंग पॉइंट पे होनी है। सर इवेपोरेशन, अरे वो हीट ऑफ इवेपोरेशन होगी। ठीक, वेपराइजेशन एक अलग बात हो गई, वो तो हमने बॉइलिंग के बाद की बात की है। ठीक, अगर हम बोलते इसी में कि भैया हीट ऑफ इवेपोरेशन बताओ, हीट ऑफ इवेपोरेशन बताओ। अब हीट ऑफ इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या होती? डेल्टा एच ऑफ इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या होती बच्चों? बच्चों डेल्टा एच ऑफ इवेपोरेशन की वैल्यू होती या डेफिनेशन होती हीट एब्जॉर्ब्ड when 1 mole of liquid is changed into its vapors at any temperature that is other than boiling point, है ना, किसी भी टेम्परेचर पे भाई। इवेपोरेशन तो 0 डिग्री पे भी होती है बेटा, फ्रिज का ढक्कन खोलते हो वाटर वेपर्स बाहर आते कि नहीं? तो इसका मतलब हीट इवेपोरेशन तो 0 डिग्री पे भी होती होगी। तो इवेपोरेशन जो है उसके लिए कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। ठीक, वेपराइजेशन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत है। वेपराइजेशन हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। इवेपोरेशन इज मोर लेस प्रेशर रिलेटेड फिनोमिना देन दैट ऑफ टेम्परेचर रिलेटेड। नो डाउट इवेपोरेशन के लिए टेम्परेचर तो चाहिए, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, तो अगर मान लो कोई सिस्टम उसका टेम्परेचर बहुत कम है, उसको थोड़ी सी भी एनर्जी बाहर से मिल गई तो उसका नेट सिस्टम से टेम्परेचर क्या हो गया? ज्यादा, तो वहां वेपराइजेशन हो जाएगी। समझ में आई? तो इवेपोरेशन में कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, वेपराइजेशन में स्पेसिफिकली बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर हो गई बात? इसी तरह से अगर मैं बोलूं हीट ऑफ फ्यूजन, अगली डेफिनेशन बोलूं हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूजन? बेटा फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग। फ्यूजन को हिंदी में बोले तो मेल्टिंग। समझ में आई? मेल्टिंग को फ्यूजन बोल देते हैं। ठीक, साइंटिफिक लैंग्वेज हो जाती है फ्यूजन। ठीक, तो इसका मतलब है, अगर इसकी डेफिनेशन दोगे क्या दोगे भाई? हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 mole of solid is changed into liquid at its
मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, याद रखना बेटा, अगर इन सब जगह पे मैं स्टैंडर्ड यानी डिग्री लगा दूं तो साथ में स्टैंडर्ड स्टेट लिख देना। ठीक, एट देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। समझ में आ गई बात? तो वो आराम से देखा जा सकता है। तो हीट ऑफ फ्यूजन ऐसे बेटा, अगर मैं कल को बोलूं हीट ऑफ सब्लिमेशन बताओ, हीट ऑफ सब्लिमेशन बताओ, तो प्यारे प्यारे से बच्चों फटाफट से बता दो यार, सब्लिमेशन की क्या डेफिनेशन दोगे? सॉलिड इनटू डायरेक्टली गैस। तो क्या हम ऐसे लिखेंगे कि हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल, स्टैंडर्ड क्या रखा हुआ है, 1 मोल ऑफ अ सॉलिड is directly converted into vapors, ठीक। तो heat absorbed when 1 mole of a solid is directly converted into vapors, that is called as heat of sublimation। तो बेटा लोग, heat of sublimation, एक बात समझो, हम जानते डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड। तो अगर मान लो एक चीज सॉलिड से मैंने सीधे गैस बना दी, इसमें डेल्टा एच ऑफ क्या है, सब्लिमेशन। मेरे को मजा नहीं आया, मैंने सॉलिड से पहले लिक्विड बनाया, यहां क्या लगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से फिर गैस बनाई, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। तो फाइनल और इनिशियल स्टेट तो सेम आई ना, इसलिए हीट ऑफ सब्लिमेशन शुड बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन प्लस डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। क्यों जी, गलत लिख रहा हूं क्या, है ना? क्योंकि इनिशियल फाइनल स्टेट अगर सेम होगा, ठीक, तो ऑब्वियसली एंथैल्पी चेंज क्या रहना चाहिए, सेम, बिकॉज इट इज अ स्टेट फंक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट बाय द पाथ बाय विच स्टेट इज रीच्ड। एम आई क्लियर? एवरीबडी इज? हाँ जी, हाँ तो बता, एक बात बता, तो सॉलिड से लिक्विड चेंज करेगा या गैस चेंज करेगा, है ना, तो क्या हीट रिलीज होएगी कभी? सोच जरा ठंडे दिमाग से, सॉलिड से लिक्विड बना रहा है तो क्या हीट रिलीज होगी? अरे भैया बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड टूटेंगे तो हीट हमेशा क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, है ना। कभी मक्खन को फ्रिज में रखने से पिघलेगा? कैसे होगा? आप टेम्परेचर दोगे तभी पिघलेगा, ठंडा करोगे पिघल जाएगा क्या, है ना। तो समझो इस बात को, थर्मोडायनेमिक्स तो ऐसी चीज ही नहीं है जिसमें मतलब आपको रट्टा मारना पड़े, ये तो सीधी सिंपल सिंपल सी कहानी है। तो बोलो यहां तक क्लियर? अब आपको एक बात समझ में आ गई, मैं जो प्रोसेस लिख रहा हूं उसमें 1 मोल ले रहा हूं और वो प्रोसेस लिख रहा हूं और एंथैल्पी चेंज बोल रहा हूं। कल को मान लो मैं एक डेफिनेशन और लिखना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन यानी एंथैल्पी चेंज इन सोल्यूशन। मैं कैसे लिखूं इसकी डेफिनेशन? पहली बात, जब सोल्यूशन बन रही होगी तो मेरे को नहीं पता भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी रिलीज होगी। किसी किसी सोल्यूशन में एनर्जी रिलीज होती है बनते हुए, किसी किसी में एब्जॉर्ब होती है। तो ऐसे केस में हम लिखेंगे हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, जो भी होता हो, हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ solute is dissolved in excess of solvent। क्यों दोस्तों? इन एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में हमने डाल दिया, भैया सोल्यूशन बन गया। जैसे कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट जो था वो सॉलिड था, खूब सारा पानी डाल दिया और वो बन गया कॉपर सल्फेट एक्वस, है ना जी, यानी सोल्यूशन बन गया। ऐसे केस में जो डेल्टा एच होगा
क्या उसको हीट ऑफ सोल्यूशन बोलेंगे कि नहीं? सोल्यूशन बन गया ना भाई, तो उसको हीट ऑफ सोल्यूशन बोलेंगे ना। ऐसे ही बेटा अगर मान लो कल को मेरे को डिस्कस करना हीट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब क्या है? हीट रिलीज्ड व्हेन 1 mole of an anhydrous salt is changed into hydrated salt with desired number of water molecules, isn't it? हाइड्रेशन तो बीच का फिनोमिना। क्या हुआ कि हमारे पास था कॉपर सल्फेट, ठीक है जी, सॉलिड था, हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, ज्यादा नहीं डाला, ठीक, एक इक्विवेलेंट के लिए 5 इक्विवेलेंट डाल दिए, बना क्या? कॉपर सल्फेट इंटू 5 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, अभी भी सॉलिड है, ठीक। तो अब इसमें क्या हुई, ये एनहाइड्रस सॉल्ट था और ये क्या बन गया? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड किसको बोलते हैं? जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हो और सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। इसका अगला, अगर इसमें पानी ज्यादा डाल दोगे तो क्या होगा? सॉल्यूशन बन जाएगी भाई, समझ में आई? इसमें पानी डाल दोगे तो क्या बन जाएगी? सॉल्यूशन बन जाएगी, समझे? तो ऐसे हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गई। ऐसे बोलो हीट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या? हमने क्या किया? हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 mole is diluted by some amount of water। डाइल्यूशन में एक्सेस में नहीं कर सकते, एक्सेस में करेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगी वो, तो थोड़ा बहुत वाटर होगा ना, सम अमाउंट ऑफ वाटर। आप क्या पहले 200 मोल थे वाटर ही, आपने 400 कर दिए, डाइल्यूट हो गया भाई, समझ में आई? तो कहने का मतलब हीट ऑफ डाइल्यूशन, इट इज हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन a solution containing 1 mole, when a solution containing 1 mole is diluted by some water, वो हीट ऑफ डाइल्यूशन हो गई। ऐसे बोलो हीट ऑफ एटमाइजेशन, मतलब एटम्स में चेंज करना, कोई चीज मॉलिक्यूल में थी उसको एटम में चेंज करना, तो क्या बोलोगे? हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब, जनरली एब्जॉर्ब, एटमाइजेशन में तो एब्जॉर्ब होगी, तो हीट एब्जॉर्ब व्हेन 1 mole of substance is atomized into its atoms। जब 1 मोल किसी चीज को हमने उसके एटम में कन्वर्ट कर दिया तो जो हीट एब्जॉर्ब हुई उसको हीट ऑफ एटमाइजेशन बोल दिया। ऐसे दुनिया को कोई भी रिएक्शन सोच लो, है ना, कोई भी रिएक्शन सोच लो, उसका 1 मोल लेना है, वो रिएक्शन है, और उसमें हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब, वो डेल्टा एच ऑफ दैट रिएक्शन है। बोलो क्लियर? तो क्या आप डेफिनेशंस दे सकते हो? डेफिनेशन में सब जगह क्या आ रहा है? 1 मोल लेना है सब्सटेंस का, चेंज करना है उसको डिजायर्ड जो भी हमारे पास है, और उसमें हीट चेंज देखना। हाँ जी बेटा, क्या पूछना है? बेटा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड वो अलग इशू है बेटा, ठीक। सॉल्यूशन बनाना एक अलग इशू है। एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट इसलिए कि जितना वो डिसॉल्व होना हो जाए पूरा, बचा ना रहे उसमें से कुछ। अगर हमने एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट नहीं लिया तो पूरा सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होगा, तो तब हम हीट ऑफ सॉल्यूशन की बात नहीं कर सकते। हम रिएक्शन को कंप्लीट तो करेंगे ना बेटा, हम कोई भी रिएक्शन यहां ले रहे हैं उसको पूरा कंप्लीट एंड तक ले जाने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है, ठीक, उसको हम हीट ऑफ दैट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। कल को हमने कोई भी तरह का रिएक्शन ले लिया, ठीक, मान लो आपने कोई ऐसा रिएक्शन ले लिया, कंबशन हो गई, फॉर्मेशन हो गई, डिसोसिएशन, तो हीट ऑफ डिसोसिएशन, भैया 1 मोल लिया उसको डिसोशिएट कर दिया, बस। क्लियर? समझ में आया? एनी डाउट्स? बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी क्या? ठीक। देखो बेटा, अब तुम लड्डुओं की तरह मत सोचो सभी बच्चे, है ना, क्या है, अरे इसको नहीं बोल, सबको बोल रहा हूं मैं, ठीक, ये सभी के लिए। अब ना थोड़ा थॉट इन्वॉल्व करो। देखो, कब हीट रिलीज होगी, सोचो जरा इस बात को।
अगर बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड बनने से हमेशा हीट क्या होती है? रिलीज। बॉन्ड टूट रहे हैं तो हीट क्या हो रही है? एब्जॉर्ब, है ना। कहीं पे अगर मान लो सॉलिड से लिक्विड चेंज कर रहा हूं, क्या कभी ऐसा होता है बेटा कि आप ठंडा करो और सॉलिड से लिक्विड चेंज हो जाए? तो भैया वो तो हीट देनी ही पड़ेगी ना। तो जर्नल थॉट को सोचो, ठीक, कि अगर कभी बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड टूटेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। समझ में आई? और जहां हमें पता नहीं चलेगा वो हम दोनों लिख देंगे, हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, सिंपल। तो बेटा तरह तरह की हीट की डेफिनेशंस होंगी, अलग अलग रिएक्शन को लेके बोलो दे सकोगे। सिर्फ क्या करना है, 1 मोल उसको कन्वर्ट करना है, जो भी रिएक्शन दिया है उस रिएक्शन को लिखना है, उसमें टोटल डेल्टा एच जो होगा हीट ऑफ दैट रिएक्शन होगा। बोलो बेटे क्लियर? लेकिन बेटा एक जो तुम्हारे साथ सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है वो थोड़ा यहां ध्यान दें, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत कुछ इसके अंदर, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो पहले तो ये बताओ यार, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता होगा? एसिड बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन, कितनी अच्छी बात है, आपको मालूम है। अब इसमें हमेशा हीट क्या होगी? रिलीज। हमेशा हीट क्या होगी? रिलीज। क्योंकि बेटा जब भी एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो हीट हमेशा क्या होती है? रिलीज। क्यों होती है वो भी आगे बता दूंगा मैं आपको। तो इसमें बोलते हैं, ध्यान देना, इधर लिखना नहीं, पहले समझ लेना। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट of an acid is completely neutralized, is completely neutralized by 1 gram equivalent of a base or vice versa। ठीक, क्या बोला? आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड ले लिया, उसको 1 ग्राम इक्विवेलेंट से बेस से न्यूट्रलाइज कर दिया, या फिर उल्टा 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस ले लिया, उसको 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड से न्यूट्रलाइज कर दिया, उससे जो हीट रिलीज होगी उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड न्यूट्रलाइजेस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस एंड वाइस वर्सा। पर सर अभी तक आपकी गाड़ी सिर्फ मोल्स तक आई थी, एकदम से आपने यू टर्न ले लिया और आप ग्राम इक्विवेलेंट लिखने लगे, क्यों? अब ये क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही +1 में ये बन गया तुम्हारा कि भाई बाकी सब जगह हम 1 मोल लेते हैं, हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ग्राम इक्विवेलेंट्स की टर्म में क्यों लिखते? हम क्यों नहीं लिख सकते कि हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ अ बेस? ऐसा क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये जरूरी है ही नहीं कि 1 मोल ऑफ एन एसिड में न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ अ बेस। आपने क्या किया, आपने H2SO4 लिया, H2SO4 कितने H देगा? 2, ठीक, और NaOH डाल दिया 1 मोल, तो ये क्या कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेगा? इससे 1 मोल OH मिलेगा। आप ये बचपन से जानते हैं ना बेटा, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट एंड वाटर। तो वाटर तो एसिड से मिलते H और बेस से क्या मिलते? OH। और यहां एक शब्द लिखा कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब जितने भी H एसिड देता है सारे देने पड़ेंगे, जितने OH बेस देता है सारे देने पड़ेंगे, और फिर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो। तो यहां पे 1 मोल H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 2 मोल NaOH लेने पड़ेंगे, ताकि इससे अगर 2H मिले, इससे 2OH मिले और न्यूट्रलाइज हो जाए। या फिर मान लो आपने HCl लिया, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपने न्यूट्रलाइज करना चाहा, बेटा क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल HCl से न्यूट्रलाइज हो जाएगा? इससे कितने मोल मिल रहे OH के? तो यहां क्या लगाना पड़ेगा? तो एक बात क्लियर है कि 1 मोल ऑफ एन एसिड मे नॉट न्यूट्रलाइज 1 मोल ऑफ अ बेस और वाइस वर्सा, है ना भाई? तो 1 मोल को न्यूट्रलाइज जनरली कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। हाँ, अगर NaOH HCl लिया तो 1 मोल को न्यूट्रलाइज कर देता है,
है ना भाई, क्योंकि अगर HCl लिया होता से एक H और NaOH से एक OH, वो तो एक मोल को न्यूट्रलाइज कर देता, पर सब एसिड या बेस के केस में ऐसा नहीं होता। इसलिए एसिड बेस के केस में मोल्स की बात नहीं करेंगे। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखेंगे अपन? हम ये लिखेंगे कि देखिए एसिड बेस के केस में ये जरूरी नहीं है कि एक मोल एसिड एक मोल बेस को न्यूट्रलाइज कर दे, या एक मोल बेस एक मोल एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। दिस इज नॉट नेसेसरी। एन एसिड may be neutralized by more than 1 mole of a base, or a base may need more than 1 mole of an acid. So 1 mole not always neutralizes 1 mole of a base. Clear? तो सर ग्राम इक्विवेलेंट क्यों लेंगे? तो पहली बात, ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है वो तो समझ में आया हमारे को। बेटा ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है ना, वो होता है मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, है ना। अगर एसिड हुआ, एसिड के लिए क्या लिखेंगे? बेसिसिटी। और अगर बेस हुआ, मोलर मास बाय एसिडिटी। क्यों जी? और व्हाट डू यू मीन बाय बेसिसिटी? बेसिसिटी इज नंबर ऑफ H पॉजिटिव डिस्प्लेसेबल। बोलो, ये कहानी पहले भी करी है कि नहीं? और एसिडिटी क्या होती है? नंबर ऑफ OH नेगेटिव डिस्प्लेसेबल। ठीक है जी। तो बेसिकली जब ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो ग्राम इक्विवेलेंट होता है मोलर मास बाय बेसिसिटी और एसिडिटी, है ना। अब मोलर मास तो एक मोल हो गया, मोलर मास इज इक्वल टू 1 मोल। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 मोल डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, वेयर एन फैक्टर कैन बी एसिडिटी और बेसिसिटी। समझ रहे हो मेरी बात? अब मान लो मैंने बेटे H2SO4 का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है। क्या लेना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 का। अब H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या होगा? एन फैक्टर यहां पे क्या? 2। तो क्या यह हाफ मोल के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई? क्या यह हाफ मोल के बराबर होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो? अब अगर 1 मोल इसके 2 H पॉजिटिव देता है, नहीं यार प्लीज, है ना, क्यों बेइज्जती करवाओगे मुझसे? 1 मोल gives 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव। तो बेटा हाफ मोल कितने देगा? हाफ मोल विल गिव 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव, इजंट इट? एक और काम करते हैं। मान लो आप HCl का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, HCl का ग्राम इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, ठीक। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट HCl का क्या होगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय 1, यानी इक्विवेलेंट टू 1 मोल। तो इसका एक ही मोल है, तो इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यहां पे भी ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट था, हाफ मोल 1 ग्राम इक्विवेलेंट था। और 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने H दे रहा है? 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव। ऐसे बेटा अगर यहां पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें, 1 ग्राम इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 1 मोल हियर विल बी गिविंग अस 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव। एम आई क्लियर? ऐसे ही बात बेटा, अब बात चल रही तो चलाते रहते हैं, है ना, लंबी चौड़ी करेंगे। अगर मान लो मेरे पास H3PO4 है, ठीक है जी, H3PO4 है। अब इसका अगर ग्राम इक्विवेलेंट निकालना, फटाफट बोलो, मॉलिक्यूलर मास बाय 3, क्या ये 1/3 मोल हुआ? ठीक, 1/3 मोल इज 1 इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट बोलूं इक्विवेलेंट बोलूं एक ही बात होगी, है ना। ग्राम मन में बोल देना अगर मैंने इक्विवेलेंट बोला तो, ठीक। अभी क्या हमें पता है कि 1 मोल ऑफ H3PO4 gives 3 moles of H positive, isn't it? So 1/3 mole of H positive, which is equivalent to 1 ग्राम इक्विवेलेंट, कितना देगा?
1 मोल ऑफ H पॉजिटिव देगा कि नहीं देगा? आपने देखा कि अगर मेरे पास H2SO4 था, उसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितने दे रहा था? 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव। अगर मेरे पास HCl था तो उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या दे रहा था? 1 मोल H पॉजिटिव। मेरे पास H3PO4 था, उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या दे रहा था? 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव। दुनिया का कोई भी एसिड होगा, उसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑलवेज गिव्स अस 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव। क्लियर है ये बात? तो दुनिया का एनी एसिड, ठीक, एनी एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट गिव्स 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव, है ना? दुनिया का कोई भी एसिड ले लो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव ही देगा। ऐसे थोड़ा बेस की भी बात कर लेते हैं, अच्छा लगेगा हमें, ठीक। अब NaOH है, NaOH का ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। क्या आएगा भाई? मॉलिक्यूलर मास बाय 1, दैट इज 1 इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल से कितने OH मिलेंगे यहां पर? गिव्स 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव, इजंट इट? ठीक। उसी तरह से भैया मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ठीक। अब इसका ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर? मॉलिक्यूलर मास बाय 2, दैट इज हाफ मोल, ठीक। हमें पता चल रहा है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, दैट इज हाफ मोल ऑफ दिस, गिव्स 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव, दैट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ऐसे ही अगर अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते, 3 होता, तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाता? 1/3। उसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या देता? 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव, OH नेगेटिव। इसका मतलब दुनिया का कोई भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी बेस, कोई मर्जी बेस हो, गिव्स 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव। यहां से क्लियर क्या होता है कि आप किसी भी एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लो, उससे 1 मोल H पॉजिटिव बनना। किसी भी बेस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट लो, उससे 1 मोल OH नेगेटिव मिलना। और 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव एंड 1 मोल ऑफ OH नेगेटिव विल न्यूट्रलाइज ईच अदर और नॉट? तो इसका मतलब कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑलवेज न्यूट्रलाइजेस 1 ग्राम इक्विवेलेंट इररिस्पेक्टिव टू एसिड। तो अब आंसर क्या बना हमारा कि हम इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्यों यूज करते हैं? बोलना ऐसा हो सकता है कि 1 मोल ऑफ एसिड मे नॉट न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ अ बेस, और 1 मोल ऑफ अ बेस मे नॉट बी न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ एसिड, बट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी एसिड gives 1 mole of H positive and 1 gram equivalent of any base gives 1 mole of OH negative. Thus 1 gram equivalent of any acid will neutralize 1 gram equivalent of any base. So it is better to explain in equivalents. समझ में आई? जिससे सारा न्यूट्रलाइज तो हो जाए। इसलिए बेटा हमने ग्राम इक्विवेलेंट्स का यूज किया। बोलो समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी जनाब। नहीं, सेम आएगा। वो तो तीसरा H, अगर मान ले कोई ऐसा था जिसमें बेसिटी अलग होती है, तो उसमें वो डिस्प्लेसेबल थोड़ी है, H तो उतने देगा। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी एसिड गिव्स 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी बेस gives 1 mole of OH negative. Thus 1 gram equivalent of any acid will neutralize 1 gram equivalent of any base always, and therefore heat of neutralization is always explained in terms of gram equivalents. बोलो क्लियर? एनी डाउट्स? अब ये जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं ना पुत्र, यहां देख लेना आगे काम आएगा। ग्राम इक्विवेलेंट को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। बोलो तुम्हें नॉर्मेलिटी करवाई थी सर ने कि नहीं? हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं थी, बट क्या सर ने करवाई थी नॉर्मेलिटी? और उसी समय मैंने आपको ग्राम इक्विवेलेंट भी समझाए थे, ठीक, बट दोबारा समझ में आ गए। बट यहां नॉर्मेलिटी किसमें होनी चाहिए? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वो ग्राम इक्विवेलेंट्स।
अगर मान लो नॉर्मेलिटी है इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर है, तो इसको क्या नाम देते हैं? मिली इक्विवेलेंट्स। क्या नाम देते हैं? मिली इक्विवेलेंट्स। और आपको अच्छे से पता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज 1000 मिली इक्विवेलेंट्स। बोलो इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई कहानी? बात समझ में आती है कि पिछली भी चले जाती है? आ गई? बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। ठीक, अब हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया। पहले तो इसकी डेफिनेशन हमें समझ में आई। पहला क्वेश्चन तो जी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन दो। बोलो आती है कि नहीं? क्या होती है? हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ बेस और वाइस वर्सा। दूसरी बात, हमसे पूछेंगे भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नॉट इन मोल्स। क्या इसका आंसर आता है हमारे को? ओके, अब अगली बात, मान लो फॉर द टाइम बिंग हमारे पास एक एसिड था HA। एसिड क्या था? HA। और एक बेस हुआ करता था BOH। ठीक है, कोई भी होता होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, पहले ये जब हम इन दोनों को डालेंगे किसी परख नली में तो क्या होगा? क्या होगा? पहले ये टूटेगा, जो एसिड है वो देगा H पॉजिटिव और साथ में A नेगेटिव। जैसे HCl होता तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H2SO4 होता H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, या 2H पॉजिटिव सल्फेट नेगेटिव, है ना भाई? कुछ ऐसा ही होता। ठीक, और अगर बेस है तो बेस इज ऑल्सो टूटिंग एंड फुटिंग इन B पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो जब भी एसिड बेस रिएक्ट करवाते हो तो पहला काम होता है आयोनाइजेशन। पहला काम क्या होता है? आयोनाइजेशन, है ना जी? पहले वो आयंस में चेंज होंगे, है ना, तभी तो रिएक्ट करेंगे बेटा। बोलो क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ऐसा होगा कि ये A और B आपस में, ठीक, ये आपस में अट्ठी-सट्ठी पालेंगे और H और OH आपस में जुड़ेंगे। और हमारे पास अगले स्टेप में क्या होगा? AB बनेगा प्लस H2O बनेगा। ठीक बेटा, देखो सॉल्ट हमेशा वाटर में डिसोशिएटेड कंडीशन में रहता है। सॉल्ट कभी जुड़ा हुआ नहीं रहता। अरे NaCl को कभी पानी में डाल के रखोगे तो NaCl नहीं होगा, वो क्या होगा? Na पॉजिटिव, हमेशा टूटा हो। कोई भी सॉल्ट हो दुनिया का, सिवाय 2 सॉल्ट ऐसे एक्सेप्शन जो पूरा नहीं टूटते। ठीक, वो HgI2 CdBr2, ये 2 ऐसे सॉल्ट है जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, अदरवाइज सॉल्ट हमेशा टूटे हुए रहते। यानी ये जो है ना, ये तो बेटा हमारे पास ऐसे ही मिलेंगे एक दूसरे को टाटा बाय बाय करते करते, है ना, टूटे हुए मिलेंगे, बस एक दूसरे के आसपास रहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, अट्रैक्ट करते रहेंगे बस, है ना। पर एक्चुअली जुड़ेंगे नहीं यार ये। क्यों? इसके आसपास वाटर इकट्ठा होगा, इसके आसपास वाटर इकट्ठा होगा, है ना भाई। तो 2 सुमो पहलवान जब भी पाएंगे तो पेट अड़ेगा कि नहीं? सिंपल सी बात। तो ये चिपकेंगे नहीं आपस में, ठीक है जी। जबकि वाटर जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कैसे? ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जुड़ेगा। तो एक्चुअली दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या होगा? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव का जुड़ के वाटर बनाना, ठीक है जी। तो नेट में फिर क्या रिएक्शन हो जाएगा? नेट में रिएक्शन हो जाएगा कि हमारे पास बन गया A पॉजिटिव B नेगेटिव प्लस वाटर, ये बन जाएगा जी, है ना। इसको हम ऐसे लिख देते हैं सॉल्ट। हाँ जी, ओ हाँ यार, ओ चलो, समझाने से मतलब है ना जी। क्लियर है? मतलब एक सॉल्ट बनेगा, एक पानी बनेगा, और सॉल्ट डिसोशिएटेड रहेगा। ठीक, तो टोटल इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई है टोटल, ठीक, वो किसके बराबर होगी? अगर मैं इसको डेल्टा H टोटल बोल दूं, ठीक, तो वो क्या होगी? डेल्टा H टोटल। उसमें पहले आएगी हीट ऑफ आयनाइजेशन। भैया आयंस बनेंगे यार, उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। अब आयन बनने में हीट एब्जॉर्ब होगी, बॉन्ड टूटेंगे ना दोस्तों, हीट एब्जॉर्ब होगी। और दूसरी बात,
हीट रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड, ठीक, रिलीज्ड किसमें? बाय फॉर्मेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव गिविंग अस वाटर, है ना। इस रिएक्शन में हीट रिलीज होगी। बेटा एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला जब ये दोनों आपस में जुड़ते होते हैं ना, तो इनकी एनर्जी होती है -57.3 किलो जूल। कितनी होती है? -57.3 किलो जूल। यानी इस प्रोसेस की एनर्जी हमें पता है, और वो हमेशा कितनी है? -57.3 किलो जूल। तो टोटल डेल्टा H जो होगा न्यूट्रलाइजेशन के दौरान, वो होगा हीट ऑफ आयोनाइजेशन प्लस -57.3 किलो जूल। ठीक है बच्चे, अगर कैलोरीज में लेते ना इसको, तो ये -13.7 किलो कैल हो जाता। इसकी जगह हम किलो कैल में भी लिख सकते थे। ठीक है बच्चे, तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी न्यूट्रलाइजेशन होती है तो हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं, एक आयनाइजेशन और दूसरा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जुड़ के वाटर बनना। इसकी एनर्जी हमें पता है, आयनाइजेशन की एनर्जी हमें नहीं पता है। ठीक है बच्चे, इनका और आयनाइजेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यहां रिलीज हो रही है। ठीक, तो नेट में पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं? क्या हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा H टोटल इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ आयनाइजेशन माइनस? क्लियर? अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, जिनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं, किसको बोलते हैं? वो जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। ठीक, वो जो कंप्लीटली अपने आयंस में आयनाइज हो जाते हैं ना, उनको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। अब हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस इज ऑलवेज जीरो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है ना भाई, वो वाटर में आते हैं, आयनाइज हो जाते हैं, उनके लिए कोई हीट की जरूरत नहीं होती। फिर तो बॉन्ड टूटा, कैसे टूटा? यार हाइड्रेशन एनर्जी उसको कंपनसेट करती है। ठीक, उसको बॉन्ड तोड़ने में मदद कौन करती है? हाइड्रेशन। तो हमें बाहर से एनर्जी नहीं देनी होती है। तो हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन टोटल क्या हो जाएगी? तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स with strong bases is always equal to -57.3 किलो जूल या फिर -13.7 किलो कैल्स पर इक्विलेंट। बोलो क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 बन गया, 3 बन गया हमारे पास। बोला हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा 57.3 ही क्यों होती है? बोला जी इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आयनाइजेशन के लिए हीट रिक्वायर्ड इज जीरो, एंड इफ हीट रिक्वायर्ड इज जीरो, so delta H total will be equal to the heat released when 1 mole of H positive is joining to 1 mole of OH negative, and that is always 57.3. और इसलिए heat of neutralization of strong acid and strong base is always 57.3 kilojoules. हिंदी में भी समझा देता। हिंदी में बोलेंगे कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो स्ट्रॉन्ग बेस है उनकी हीट ऑफ आयनाइजेशन क्या है? जीरो। उनको आयनाइज करने के लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस एक्चुअली बोलते हैं उनको स्ट्रॉन्ग है जिनमें आयनाइजेशन की हीट की जरूरत ना हो। ठीक, तो बेटा आयनाइजेशन की हीट फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज जीरो। सो न्यूट्रलाइजेशन के दौरान जो हीट रिलीज होगी वो सिर्फ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जुड़ करके वाटर बनाने में जो हीट रिलीज होगी वो यूज होगी, और वो हमेशा इतनी ही होती है। इसलिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज इक्वल टू -57.3। ठीक, या फिर 13.7 किलो कैल्स।
अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ ले, भाई वीक एसिड वीक बेस के केस में हमारी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 57.3 से कम क्यों होती है, तो बोल देना भाई उसमें आयनाइज के लिए, आयनाइज करने के लिए कुछ हीट की जरूरत होती। सम हीट इज यूज्ड इन आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, सो नेट हीट रिलीज्ड विल बी लेस देन 57.3। एम आई क्लियर? अच्छे समझ में आया क्वेश्चन? बेटा पक्का पेपर में आएगा कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की 57 ही क्यों होती, 57.3 ही क्यों होती है। पूरा जैसे बोला वैसे जवाब देना है ना। क्या बोलना जी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केस में आयनाइजेशन की हीट 0 होती है, तो जो टोटल हीट न्यूट्रलाइजेशन के दौरान रिलीज होती है वो होती है सिर्फ जब 1 मोल H पॉजिटिव 1 मोल OH नेगेटिव जुड़ के 1 मोल वाटर बनाते हैं, और वो हमेशा 57.3 होती है। इस वजह से आयनाइजेशन में हीट लगी नहीं, तो टोटल हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज -57.3 और -13.7 किलो कैल्स पर इक्विवेलेंट। बोलो क्लियर? वीक एसिड वीक बेस के केस में आयनाइजेशन के लिए कुछ हीट चाहिए होती होगी, वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन एक अश्विनी सर स्पेशल, ये याद रखना मेरी बात बच्चे, ठीक, कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HF is greater than this, it is equal to -68 किलो जूल। HF के अगर न्यूट्रलाइजेशन करें स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो उसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इतनी ज्यादा है। अब पूछे ज्यादा क्यों? बेटा F नेगेटिव बहुत छोटा होता है, छोटा होने से उसकी हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होती है, और हाइड्रेशन में एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो जो 57.3 तो रिलीज होनी थी वाटर के बनने से, और कुछ F नेगेटिव की हाइड्रेशन की वजह से एनर्जी क्या हो गई? रिलीज। बाकी जगह पे जो हाइड्रेशन के लिए एनर्जी रिलीज हो रही थी ना, वो आयनाइजेशन में यूज हो रही थी, इक्वल थी। लेकिन F नेगेटिव के केस में F नेगेटिव बहुत छोटा था, इसलिए उसकी हाइड्रेशन बहुत ज्यादा थी। तो जितनी एनर्जी आयनाइजेशन में यूज हुई उससे भी ज्यादा हमारे पास क्या थी? इसकी हाइड्रेशन से रिलीज होगी, तो नेट में थोड़ी हीट और रिलीज हो गई। 57.3 तो होनी थी, पर कुछ हाइड्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन से और रिलीज हो गई, तो नेट में हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसकी 68 के करीब हो गई, 57.3 से ज्यादा हो गई, क्योंकि F नेगेटिव इज वेरी छोटा, देयरफॉर मोर हाइड्रेशन, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। इन अदर केसेस द आयनाइजेशन के लिए जो एनर्जी थी वो न्यूट्रलाइजेशन से मिल जाती थी, कंप्लीटली बराबर हो जाता था कार्यक्रम, कोई हीट आयनाइजेशन के लिए नहीं चाहिए होती थी। अब बोल क्या बोला? आपने कहा ज्यादा है लास्ट केस में, पर सर नेगेटिव में तो कम नहीं है। अरे लड्डू, नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ रिलीज और एब्जॉर्ब को बता रहा है। एक बात बता, एक सिस्टम से एनर्जी रिलीज हुई 57.3, दूसरे सिस्टम से रिलीज हुई 68, किससे ज्यादा रिलीज हुई है? अरे यार, रिलीज 57.3 हो रही है और दूसरे से 68 रिलीज हो रही, किससे ज्यादा रिलीज होगी? आपने पहले अरे मैं बोल रहा हूं तेरे को भैया, एक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक, एक से 100 किलो जूल रिलीज हो रही है, दूसरे से 200 किलो जूल रिलीज हो रही, किससे ज्यादा रिलीज हुई? 200 से है ना। तो रिलीज तो सिर्फ साइन दे रहा है, साइन तो उसका ही आएगा, -100 -200, कम हो गई क्या वैल्यू? ये हीट रिलीज या एब्जॉर्ब के लिए माइनस साइन लगता है, मैग्नीट्यूड थोड़ी होता है यार। ये कम नहीं हुई, ये ज्यादा ही हुई भाई, हीट रिलीज ज्यादा हुई है। ये समझ में आई? माइनस साइन का मतलब यहां पे मैथमेटिकल नहीं है, वो सिर्फ साइन कन्वेंशन है, ठीक। साइन कन्वेंशन का मतलब है हीट रिलीज के लिए लिखा जा रहा है ना। एंथैल्पी चेंज तो कितना है? 68, माइनस लगा देंगे तो मतलब रिलीज, प्लस लगा देंगे तो मतलब एब्जॉर्ब। क्या उसका मैथमेटिकल कोई बात हुई? वो तो एब्जॉर्ब या रिलीज का शॉर्टकट है, हमने लिखा हुआ, ठीक। उसमें ये थोड़ी हो गया कम ज्यादा हो गई, ठीक। वो तो जितना वैल्यू बड़ी है उतनी ज्यादा है, ठीक। ये कभी नहीं बोलना भाई थर्मोडायनेमिक्स में नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा तो वैल्यू छोटी हो गई। अरे ये थर्मोडायनेमिक्स में नहीं है, ये जो साइन है वो मैथमेटिकल साइंस नहीं है,
वो साइन कन्वेंशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? सो उसमें कोई मैग्नीट्यूड उसके आगे वो नहीं लग रहा कि माइनस है। समझ में आई? वो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब को शो कर रहा है। अदरवाइज मेरे को यहां पे लिखना पड़ता कि हीट रिलीज्ड इज 68 किलो जूल। मैंने उस रिलीज को क्या लिख दिया? नेगेटिव 68 किलो जूल। तो इसको मैथमेटिकली नहीं सोचना है भाई। बोलो क्लियर? समझ में आई यहां तक? तो हीट ऑफ आयनाइजेशन और अदर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस 57.3 क्यों होती है? क्या ये क्लियर है? दूसरी बात, हीट ऑफ वीक एसिड वीक बेस 57.3 से कम क्यों हो सकती है? पता चलता है। ठीक। और वहीं पर नेट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन HF की 68 क्यों है? ये भी समझ में आता है। ठीक। अब पता है मेरे को अरमान जी के पेट में ना गुदगुदी है। ये पूछ रहे सर और किसी के भी ऐसे होगी क्या? और भी चीजें होंगी? फ्लोरीन छोटा है सर, नाइट्रोजन भी छोटा है सर, ऑक्सीजन भी छोटा है। मेरे प्यारे बच्चों, हम स्ट्रॉन्ग बोलते ही उसको हैं जिसकी हीट ऑफ आयनाइजेशन 0 हो जाए, यानी जहां पे हाइड्रेशन के लिए कोई वैल्यू ना रहे, वो कंपनसेट हो जाए, खत्म हो जाए। और अगर वो खत्म नहीं होती है ना, मतलब उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो उसको वीक बोलेंगे। और सिर्फ एक HF ही ऐसा केस है जिसमें इसमें इससे ज्यादा और कोई केस दुनिया में नहीं है। तो किसी और के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अब बोलो कोई क्वेश्चन। बोल। हाँ जी बिल्कुल। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास डेल्टा H ऑफ आयनाइजेशन ज्यादा है, 0 नहीं है, उसका मतलब जितनी हाइड्रेशन से एनर्जी उसको मिल रही थी उससे ज्यादा उसको तोड़ने के लिए चाहिए थी। यानी लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से क्या थी? ज्यादा थी। तो वो हमें देनी पड़ेगी, तो उसी को हीट ऑफ आयनाइजेशन बोलेंगे। बोलो क्लियर? अब हम करते हैं इसके क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है 3 है इसमें। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होती है वो ग्राम इक्विवेलेंट्स में क्यों लिखी जाती है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा 57.3 ही क्यों होती है। तीनों क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो पेपर में? ओके, अब चलते क्वेश्चंस की तरफ। देखो प्यारे बच्चों, हमारे को पहली तरह का क्वेश्चन इसमें यह आ जाएगा, आपको बोलेंगे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की, पहले हम चल न्यूमेरिकल कर लेते, थ्योरेटिकल बाद में बता देता हूं क्योंकि उससे रिलेटेड ही है। आपको कह दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड with NaOH is minus 55.3 kilojoule, 3 kilojoule. What is the heat of ionization? Heat of ionization of acetic acid, of acetic acid. ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन करना है हमारे को। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एसिटिक एसिड की दी है कितनी? 55.3, उसके आयनाइजेशन की हीट निकालनी है। ये जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो टोटल हीट है ना, टोटल हीट जितनी भी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई होगी। और हमें पता था कि डेल्टा एच टोटल, ठीक, या इसको टोटल को न्यूट्रलाइजेशन की बात लिख सकते हो ना यहां पर, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन is equal to delta H of ionization minus 57.3। वो तो पता ही है कि नहीं? अब ऑब्वियसली ये वैल्यू हमें दी है -55.3 और आयनाइजेशन की एंथैल्पी हमारे को पूछी है -57.3। क्लियर जी? अब आपको निकालना हीट ऑफ आयोनाइजेशन, तो वो आएगा -55.3। ये इधर जाके क्या हो गया?
प्लस 57.3, क्या आंसर 2 किलो जूल आ गया? कोई दिक्कत इसमें? अच्छे से समझ में आया? माइनस कैसे आएगा बेटा? प्लस आएगा, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस की वैल्यू बढ़ी तो आंसर प्लस में। बेटा पर इक्विवेलेंट नहीं होगा, ये आयनाइजेशन की हीट है जितने आपने डाला होगा। अब क्योंकि हम इक्विवेलेंट्स में चलते हैं तो इक्विवेलेंट के हिसाब से आएगा। क्लियर? एनी डाउट्स? तो ये आयनाइजेशन की हीट है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसे दे देते, बोलते हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 1.9, फाइंड द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आयनाइजेशन की हीट दे दी 1.9, न्यूट्रलाइजेशन की पूछी तो ये वैल्यू दी हुई है, ये बचपन से जानते हैं, इसको छेड़ना नहीं है, बस इसमें चेंज होगा। बोलो कर लोगे यार? तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक, अब ध्यान देना, न्यूमेरिकल्स बड़े मस्त मस्त, बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से हैं, तो थोड़ा सा इधर ध्यान दोगे, उम्मीद करता हूं कुछ भी समझ नहीं आएगा। इधर ध्यान दें, आपको बोला फाइंड द हीट रिलीज्ड, फाइंड द हीट रिलीज्ड व्हेन। ठीक, इधर ध्यान देंगे, ए है 1 लीटर ऑफ 0.01 मोलर HCl is added to 2 liter of 0.01 molar NaOH। ठीक है जी, पहली कहानी हमारे पास ये है। ठीक है, दूसरी कहानी हमारे पास कुछ ऐसी है कि 100 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर H2SO4 and 100 milliliter of 0.01 molar NaOH। ठीक है जी, इन दो केस में अपने को ये बताना जी हीट कितनी रिलीज हुई। प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने हैं। सबसे पहले क्या निकालने हैं? ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है ना, क्योंकि हमें ये तो पता है कि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट न्यूट्रलाइज करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ तो बेटा हीट रिलीज 57.3 होगी, ये तो पता ही है। बट यहां पर हमें दी है ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने थे। बेटे ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर होते हैं? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। क्या यहां नॉर्मेलिटी दी है? नहीं, हमें क्या दी है? मोलारिटी। तो पहला काम है नॉर्मेलिटी कन्वर्ट करना। नॉर्मेलिटी बोला था मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। कितने सुंदर बच्चे हैं मेरे। 0.01 एन फैक्टर HCl का 1, तो नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? 0.01। डन। ये किसका हो गया? ये HCl का हो गया। ठीक, HCl की नॉर्मेलिटी। ठीक, और वहीं पर नॉर्मेलिटी निकालो अब किसकी? NaOH की। नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, अगेन मोलैरिटी कितनी है? 0.01, और इसकी एसिडिटी कितनी है भाई? 1, तो इंटू 1 ये भी आ गया, 0.01 आया है ना। क्यों जी, सही बोल रहा हूं? पर लीटर तो 2 थे ना, 0.02 आ गया। ठीक, भाई ये तो नॉर्मेलिटी निकाल रहा हूं मैं, ग्राम इक्विवेलेंट की तरफ कहां चला गया? सॉरी सॉरी, माफ कर देना भाई, अभी तो मैं सिर्फ नॉर्मेलिटी निकाल रहा हूं। तो नॉर्मेलिटी हमारे पास हो गई 0.01 इंटू 1, 0.01 मोलैरिटी, और इसका एन फैक्टर 1, तो ये आ गया। अब हम निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स। इधर वॉल्यूम किसमें है? लीटर में है, तो क्या निकलेगा? ग्राम, थोड़ी इंक चेंज कर लेते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, लीटर में ही दे रखी है। तो प्यारे प्यारे से बच्चों, नॉर्मेलिटी कितनी आई? 0.1, और वॉल्यूम कितनी? 1। HCl की बात कर रहे हैं, तो 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया HCl का। बोलो क्लियर?
दूसरी बात, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, नॉर्मेलिटी है 0.01 और वॉल्यूम 2, तो 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया कि नहीं हो गया? अब हम देखेंगे इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, जो कम होगा लिमिटिंग रिएजेंट, है ना? तो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, बोलो क्लियर। और रिएक्शन हमेशा किससे सॉल्व किया जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट से, यानी हमारे पास इतने ग्राम इक्विवेलेंट ही न्यूट्रलाइज करेंगे। अब हमें पता था कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिलीजेस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अपने पास कितनी होनी चाहिए? 57.3। 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिलीजेस -57.3, तो हमारे पास कितना है भाई? 0.0 ग्राम इक्विवेलेंट, 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट रिलीजेस, 0.01 इंटू -57.3। बोलो क्या आंसर निकाल सकेंगे अपन? सो व्हाट आर द स्टेप्स वी फॉलोड? सबसे पहले हमने नॉर्मेलिटी, मतलब हमने इक्विवेलेंट्स निकालने हैं, तो इक्विवेलेंट्स के लिए हमें नॉर्मेलिटी चाहिए। अगर तो पहले से नॉर्मेलिटी दी हो तो बल्ले बल्ले, नहीं दी हो तो पहले नॉर्मेलिटी निकालो। एसिड के केस में नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी, और बेस के केस में मोलैरिटी इनटू एसिडिटी, उससे आप नॉर्मेलिटी निकालो। फिर नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम से क्या निकालो? ग्राम इक्विवेलेंट्स। फिर जिसके ग्राम इक्विवेलेंट कम है वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। फिर लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से देखो कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट 57.3 दे रहा है, तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट है कितने देंगे? बोलो क्या ये क्वेश्चन निकला? इजी कि मुश्किल है? इजी है। अब यहां आ जाओ, यहां पहले पकड़ लेते हैं H2SO4 भाई। H2SO4 की पहले क्या चाहिए? नॉर्मेलिटी, ठीक। अब नॉर्मेलिटी कितनी है यहां पर? 0.01 इंटू 2, है ना जी? 2 क्यों? 2H देगा ना, तो 0.02 हो गया कि नहीं हो गया भाई? बोलो बात समझ में आई कि पिछली भी चले गई? और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो है 100 मिलीलीटर। अब वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में होगी तो मिली इक्विवेलेंट्स निकलेंगे भाई, सिंपल। तो यहां पे मिली इक्विवेलेंट्स कितने आए? मिली इक्विवेलेंट्स 0.02 इंटू 100, क्या आंसर आया? 2 मिली इक्विवेलेंट्स। हाँ जी। दूसरी साइड क्या लेंगे? NaOH। NaOH की नॉर्मेलिटी फटाफट बोलो, 0.01 ही रह गई। वॉल्यूम 100 मिलीलीटर, बोलो क्लियर। तो मिली इक्विवेलेंट्स बोलो फटाफट। 0.01 इंटू 100 क्या आया? 1। अब फटाफट बोलो लिमिटिंग रिएजेंट है कोई क्या? अच्छा है ये, ओके, तो ठीक है, ये लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है जी। अब अगर आप मिली इक्विवेलेंट्स में चल रहे हो तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसके बराबर? 1000। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता? 1000 मिली इक्विवेलेंट्स, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो 1000 मिली इक्विवेलेंट रिलीजेस कितना? -57.3। तो 1 मिली इक्विवेलेंट रिलीजेस, और हमारे पास कितने मिली इक्विवेलेंट आए? 1, तो 1 का ही पूछा है, 1 का निकाल दिया हमने। आंसर आ गया कि नहीं? बोलो क्लियर। सर एक वीक होता तो क्या करते? कुछ नहीं यार, पहले आप उसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाल लेते। 57.3 से जो आयनाइजेशन, उसमें आयनाइजेशन की हीट तो देनी पड़ेगी ना भाई, उसके बिना कैसे निकालेंगे? तो आयनाइजेशन की हीट को माइनस करके हम पहले हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाल देंगे, और जहां हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं वहां हम जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आएगी वीक की वो वाली पुट कर देंगे। क्यों जी? अरे समझ में आई? अगर कोई एक वीक हुआ या दोनों वीक हुए तो उसकी आयनाइजेशन दी गई होगी ना भाई, आयनाइजेशन की हीट को माइनस कर देना ना, तो 57.3 से जो कम होके आई वो टोटल हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी, है ना?
तो वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए होगी, और जितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उसके लिए निकाल के परे मारेंगे। बोलो कोई दिक्कत? मेन बात याद रखना बच्चे, यहां पे नॉर्मेलिटी निकालना भूल जाते हैं। ठीक, मोलैरिटी का यूज नहीं होगा, किसका होगा? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी, और दूसरी बात बच्चे ग्राम इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट में गड़बड़ कर देते हैं। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो यहां तो उसको लीटर में कन्वर्ट करके पहले से क्या निकालो? ग्राम इक्विवेलेंट, और या फिर उसको मिली इक्विवेलेंट निकाल के 1000 वाला लेकर के चलना। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो बेटा उसमें 57.3 से इक्विवेलेंट रखना, और अगर वीक होगा तो आयनाइजेशन की हीट माइनस करके उसके बराबर रखना। तो हमें कैसे पता चलेगा वीक है? और इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर हीट ऑफ आयनाइजेशन दी, इसका मतलब वीक है ना। हवा से तो निकाल के लेके आएंगे नहीं हम, है ना। क्वेश्चन अपने आप चीख चीख के बोलता है मेरे को ऐसे सॉल्व करो, हम सुनते नहीं आवाज। क्लियर? बोलो बच्चे, ये क्वेश्चन समझ में आया? कोई डाउट है अभी तक? पूछ लो। है कोई? भाई साहब इधर पूछ रहा हूं, डाउट है कोई? है? नहीं तो मुंह बंद रखो फिर। आगे चलो। अगली बात, अगली बात हमारे पास क्या है? अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग heat released is maximum। क्वेश्चन ये है कंपटीशन का कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट रिलीज्ड इज मैक्सिमम। इसको 3 तरीके से दिया जा सकता है, वो तीनों तरीके आपके सामने मैं डिस्कस करता हूं। तरीका 1, आपको दिया हो सकता है इसमें क्वेश्चन, ए एसिटिक एसिड प्लस NaOH। ठीक, बी H2SO4 and NH4OH। C HCN and NaOH या NH4OH, और D HCl and NaOH। अब ये क्वेश्चन कैसे हम देखेंगे? बोला हीट रिलीज्ड इज मैक्सिमम। प्यारे बच्चों, हमारे पास हमें ये देखना है दोनों में कोई मिली इक्विवेलेंट्स नहीं दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं, तो इसमें सिंपली हमें देखना कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। एसिड को वीक कैसे देखते हैं? देखो बेटा, वैसे तो फ्यूचर में तुम धीरे धीरे समझोगे, लेकिन एक शॉर्टकट देता हूं, है ना, आसान सी चीज बताता हूं। किसी भी जगह पर कार्बन हाइड्रोजन दोनों दिख जाए ना एसिड में, एसिड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों दिख जाए तो समझ लेने का वीक है। ठीक, क्या ये वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? वीक एसिड होगा। क्या ये वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? स्ट्रांग एसिड होगा। क्या ये वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? वीक होगा। क्या ये वीक होगा कि स्ट्रांग होगा? स्ट्रांग होगा। कितने अच्छे बच्चे समझ गए एकदम से। अगर कल को बोलूं कार्बोनिक एसिड वीक की स्ट्रांग? वीक। जहां कार्बन और हाइड्रोजन दोनों दिख गए समझना वीक एसिड है। इसके अलावा भी होते हैं, ऐसा नहीं, H3BO3 इज ऑल्सो वीक एसिड, बट 90% केस तुम्हारा यही सॉल्व हो गया। ठीक, आगे जो सीखोगे वो तो चलो अलग बात है, 95% यहीं पे सॉल्व हो गया। अगर बोलूं फॉर्मिक एसिड HCOOH वीक की स्ट्रॉन्ग? वीक। तो 90% केस तो यही सॉल्व हो गया कि जहां कार्बन हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे देख लो वो एसिड कैसा हो गया? वीक हो गया। एक दो और भी होंगे वो आगे आ जाएगा भाई। अब रही बात बेस, बेस में कैसे देखेंगे? देखो बेटे, कभी भी मेटल के साथ अगर OH लगा होगा ना तो स्ट्रॉन्ग होगा, मेटल के साथ OH होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, सिर्फ एक लिथियम को छोड़ देना। ठीक, पहला पहला एलिमेंट जो होता है ना, पहला पहला एलिमेंट बहुत छोटा होता है, OH को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखता है। ठीक, अदरवाइज मेटल के साथ OH लगा हो हमेशा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। ठीक, अगर किसी कंप्लेक्स आयन के साथ OH लगा हो,
और वो कंप्लेक्स आयन सिर्फ नॉन मेटल हो तो बेटा वीक ले लेना। मेरी बात समझना, बोलो स्ट्रॉन्ग की वीक? स्ट्रॉन्ग एसिड है ना जी, समझ में आता क्यों? मेटल और OH। नाउ दिस इज अ वीक बेस। क्यों बेटा? यहां पे OH एक कंप्लेक्स आयन NH4 1 पॉजिटिव से मिलकर बना, और NH4 दोनों ही नॉन मेटल है कि नहीं? तो यानी कंप्लेक्स आयन के साथ अगर OH जुड़ा हो और कंप्लेक्स आयन में सिर्फ क्या हो? नॉन मेटल, तो क्या होगा? वीक। तो NH4OH इज वीक बेस। सिंपल। अब ये बताओ वीक की स्ट्रॉन्ग? वीक बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर हो गया है ना? अब इसमें क्या है, कोई भी एक वीक होगा तो आयनाइजेशन में हीट लगेगी लगेगी, रिलीज प्रॉपर नहीं होगी। अगर दोनों के दोनों स्ट्रांग हो गए तो बेटा मजे आ गए। तो इसका आंसर क्या आ गया? बोलो, समझ में आ गया? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या देखोगे? स्ट्रॉन्ग एंड वीक, है ना भाई? जहां पे दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग वहां हीट रिलीज इज मैक्सिमम। मान लो ना अपन ने एक ना ऐसी दे दिया, कभी कभी ऐसे मन कर जाता है HF एंड NaOH। अब भैया ये भी स्ट्रॉन्ग ये भी स्ट्रॉन्ग, और HF के तो वैसे ही बल्ले बल्ले 68। तो अब आंसर ये बन जाता। मेरी बात समझे? पर अगर H2SO4 NaOH तो बराबर होती, क्योंकि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में नंबर ऑफ H नहीं देखे जाते ना भाई, उसमें तो ग्राम इक्विवेलेंट देखने, उससे एक ही मिलना है। कल को मैं ऐसा बोल देता इसकी जगह पे H2SO4 NaOH बराबर होती, ज्यादा नहीं होती, सिर्फ HF के केस में ज्यादा होती है, वो रीजन है उसका। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ऐसे केस में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड देखना। अब दूसरा, मैंने बोला 3 तरीके से क्वेश्चन आता है। दूसरे तरीके से जब हमें ग्राम इक्विवेलेंट दे दिए गए, जब हमें ग्राम इक्विवेलेंट दे दिए गए हो, हमें बोला बोला 100 मिलीलीटर ऑफ 0.005 मोलर H2SO4 प्लस 100 मिलीलीटर ऑफ 0.001 मोलर NaOH। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया 100 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, ठीक है जी, प्लस 100 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर NH4OH, ठीक है जी। तीसरा दे दिया 100 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर HCl प्लस 100 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर NH4OH, और डी भी दे दिया 100 मिलीलीटर ऑफ 0.01 मोलर HCl and 100 milliliter of 0.01 molar NaOH। बेटा ऐसे केस में जब आपको वॉल्यूम्स विद इन नॉर्मल, पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। पहले क्या निकालो? ग्राम इक्विवेलेंट। इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग बाद में देखना, पहले ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने आएंगे? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। इसकी नॉर्मेलिटी होगी 0.01। क्यों होगी 0.01? इंटू एन फैक्टर 2 आ गया, और इंटू क्या करेंगे? 100। यहां 1 और यहां पे 100 इंटू 0.001 हाँ जी, ओके। यहां आ जाओ, यहां पे 100 इंटू 0.01 कितना? 1। यहां 100 इंटू 0.01 कितना? 1, ठीक है जी। यहां पे 100 इंटू 0.011, यहां पे 100 इंटू 0.011, ठीक है जी। यहां पे भी 100 इंटू 0.011, यहां पे 100
इंटू 0.01 कितना 1। उत्तर इसमें तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है और 0.1 और 1 इक्विवेलेंट में बड़ा फर्क है यार, 10 टाइम्स। तो भले ही स्ट्रांग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो आंसर नहीं हो सकता कभी भी। बाकी सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, बराबर। जब ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे अब आ जाएंगे हम स्ट्रांग वीक की तरफ। हमें पता चला ये कैसा है, हमें पता चला ये वीक है, दिस अ वीक बेस। और ये भी कैसा है, वीक एसिड, इसकी तो ऐसी की तैसी। ठीक, यहां पे ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक बेस। बोलो समझ में आया। और दोनों बेचारे, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड और ये भी स्ट्रॉन्ग बेस। आंसर इज डी। कल को ऑर्डर ही पूछा होता, ऑर्डर में आता डी सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या सी, क्योंकि कम से कम एक तो स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद बी और सबसे कम ए। ए में तो इक्विवेलेंट्स ही बड़े कम है। अरे 10 टाइम्स थोड़ी फर्क पड़ जाएगा दोस्तों। समझ में आई मेरी बात, क्लियर हुआ जी। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन है अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स दे दिए गए। तीसरा क्वेश्चन इसी में, मैंने कहा ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है। देखो बेटा, अश्विनी सर की विशेषता यही है कि आपको मैं हर तरह का क्वेश्चन जो है क्लास में अगर आगे चलता हूं, मैं आपको घर के लिए नहीं छोड़ता हूं। अब आप समझते नहीं समझते आपके ऊपर है, आपको मैं बार बार पूछता हूं समझ में आ गया नहीं आ गया। ठीक, मैं उतनी बार हेल्प कर सकता हूं जितनी बार तुम्हें ना आए। ठीक, नहीं करोगे मेरा के लेके जाओ। अब आपको अगला क्वेश्चन दे दिया, बोला वॉल्यूम कॉम्बिनेशन ऑफ HCl एंड NaOH दिया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट रिलीज इज मैक्सिमम व्हेन वॉल्यूम कॉम्बिनेशन of HCl and NaOH is A 80:20। 80 वॉल्यूम किसका है, HCl का, 20 किसका है, NaOH का। B है जी 20:80, C है जी 60:40 और D है जी 50:50। अब ऑब्वियसली हमें तो लिमिटिंग रीजन देखना होता है, तो यहां 80 भी होगा तो देखना तो 20 बढ़ेगा, यहां पे भी 20 देखना पड़ेगा, छोटे वाला वॉल्यूम देखना पड़ेगा, यहां 40 और यहां क्या आ रहा है 50। तो आंसर क्या आ गया यहां पे भी, बोलो क्लियर। सभी बच्चों को समझ में आई, क्लियर। अब एक बहुत मस्त क्वेश्चन करवा रहा हूं, 99% लोग गलत करेंगे, इसके जितने भी दोस्त होंगे ना तुम्हारे, वो गलत करेंगे इस क्वेश्चन को। नहीं ऐसा नहीं, ये क्वेश्चन इजी है, पेपर में बहुत बार आया है। ठीक, करने वाले इसको सही करेंगे। ठीक, जो समझदार बच्चे होंगे वो सही करेंगे। ठीक, ये ऐसा नहीं कि मैं ही करवा रहा हूं, ये सभी करवाते हैं। ठीक, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन क्या है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, टेस्ट में जरूर दिखाई देगा। ठीक, पेपर लीक। आपको बोला कि 100 मिलीलीटर ऑफ 1 मोलर HCl is taken with 100 milliliter of 1 molar NaOH. Heat released is Q1 and temperature rise of the solution is T1. Experiment is again repeated by taking 200 milliliter of each. Heat released is Q2
and temperature rise is T2. आगे पूछा what is true? What is true? A, Q1 is equal to Q2, T1 is equal to T2. ठीक. B, Q2 is 2 times of Q1 and T2 is 2 times of T1. C, Q2 is 2 times of Q1, T2 is equal to T1. And D, Q2 is equal to Q1 and T2 is 2 times of T1. आराम से क्वेश्चन पढ़ो, ठीक, एक थॉट दो और फिर मेरे को आंसर देना है आपने सोच के, ठीक, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो क्या तुम्हारा थॉट चलता है इसमें, आंसर बोलना नहीं मेरे को, बस जिससे पूछूंगा जवाब वही देना। चलो ऑनलाइन वाले लिख सकते हैं भाई, इसका आंसर क्या हो सकता है? पढ़ लिया? पढ़ लिया, सोच लिया? हाँ जी बोलो बेटा आंसर। हाँ जी, बी। बी क्यों बोलना चाहते हो, लॉजिक बताओ। अच्छा, वॉल्यूम डबल हो गई, ग्राम इक्विवेलेंट डबल हो गया, है ना, यही बोलना चाह रहे हो, ठीक, गुड। हाँ जी ब्रदर, क्या आंसर देना चाहोगे? कुछ तो सोचा हो ब्रदर। बी। डी। डी क्या सोच के बोल रहे हो? हाँ जी बिटिया रानी, बोलो बोलो। हाँ जी भुवन जी, डी क्यों बोलना चाहते हो? डी इसी होगा, क्योंकि उसके जब अगर ग्राम इक्विवेलेंट डबल हो गया तो उसके साथ हीट भी डबल हो जाएगी और टेम्परेचर क्यों? टेम्परेचर सेम क्यों? हीट रिलीज डबल हो गई, टेम्परेचर चेंज सेम रहेगा। यस हर्षिया, ही लग रहा है, क्यों लग रहा है बी? ओके, हाँ जी प्रतीक जी, बी। कोई बच्चा अपना कोई आंसर देना चाहता हो, हाथ खड़ा करके बताए। कोई बच्चा अपना कोई आंसर, कोई थॉट देना चाहता हो, गलत सही का कोई मतलब नहीं है। हाँ जी बेटा, ए क्यों लग रहा है बच्चे को? बेटा तो मिली इक्विवेलेंट्स तो बढ़ ही रहे हैं। हाँ जी, कोई और कुछ बोलना चाहता हो? आर्यन जी कुछ मन में गुदगुदी भी लग रही है। अब देखो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हुआ सी। किसने नहीं बोला? ठीक, आंसर सी क्यों होगा, समझना मेरी बात। क्या था कि आपने 100 मिलीलीटर की जगह 200 मिलीलीटर कर दिया, यानी ग्राम इक्विवेलेंट डबल कर दिए। मोलैरिटी तो उतनी है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो गए? डबल। ग्राम इक्विवेलेंट डबल हुए तो हीट रिलीज डबल होगी,
तो ये तो सिंपल है कि ग्राम इक्विवेलेंट डबल हो गए तो हीट रिलीज क्या हो गई, डबल। तो ये तो पक्का था कि Q2 मस्ट बी 2 टाइम्स ऑफ Q1, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन बेटा हुआ क्या कि अगर आपकी हीट रिलीज डबल हो गई, बेटा वॉल्यूम भी तो डबल हो गई। 1 कप चाय बनाने के लिए जितनी हीट चाहिए, 2 कप चाय बनाने के लिए से डबल हीट चाहिए, पर टेम्परेचर उसका क्या रहेगा, सेम। कहने का मतलब अगर हीट रिलीज डबल हुई है ना, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया है, डबल। तो पर मिलीलीटर एक तरह से हीट क्या रह गई, सेम। इसलिए टेम्परेचर का राइज सेम ही रहेगा। जितने गुना वॉल्यूम बढ़ा, जितने गुना हीट रिलीज बढ़ी, उतने गुना वॉल्यूम बढ़ा भाई। अगर हीट रिलीज डबल हुई है तो वॉल्यूम भी डबल। पहले वॉल्यूम था 100 + 100 200, बाद में वॉल्यूम हो गया 200 + 200 400। तो बेटा वॉल्यूम 200 से 400 हो गया, तो अगर हीट रिलीज Q1 से Q2 डबल हो गई तो वॉल्यूम भी डबल हो गया, इसलिए टेम्परेचर राइज सेम रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो होगा ये आपके पेपर में आएगा टेम्परेचर को लेकर के, ठीक। पर मैंने आपको और भी डिटेल में बताने की कोशिश की है कि ग्राम इक्विवेलेंट डबल हुए तो हीट रिलीज तो डबल होगी, बट क्योंकि वॉल्यूम भी डबल हो गया है इसलिए टेम्परेचर राइज सेम ही रहेगा। समझ में आई? इसलिए इसका आंसर आना था हीट रिलीज इज डबल व्हेयरएज टेम्परेचर राइज इज सेम, एज जितनी हीट रिलीज बढ़ी है उतने गुना ही वॉल्यूम बढ़ी है, तो पर यूनिट हीट उतनी ही रहेगी, टेम्परेचर उतना ही रहेगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम्स आस्क्ड इन द पेपर्स। हाँ जी, लेकिन अगर हम polarity जैसे 0.10 है तो 0.02 कर देगा वॉल्यूम चेंज तब भी तो यही होएगा अगर मिली इक्विवेलेंट जितने भी, टेम्परेचर राइज नहीं चेंज होगा, ठीक, क्योंकि जितने मिली इक्विवेलेंट चेंज करते हो उतना अगर वॉल्यूम, उतने आप क्या वॉल्यूम चेंज हो जाए। हाँ अच्छा, तुम बोल रहे हो मोलैरिटी चेंज कर दो, हाँ तब तो फर्क पड़ सकता है। ये बोल रहे हैं कि वॉल्यूम सेम रखो सर, मोलैरिटी चेंज कर दो, तब तो टेम्परेचर में फर्क पड़ेगा भाई, क्योंकि अगर आपके मिली इक्विवेलेंट्स ज्यादा हो गए पर वॉल्यूम उतनी रह गई तो बेटा हीट रिलीज तो ज्यादा होगी लेकिन वॉल्यूम उतना, तो टेम्परेचर राइज अलग हो जाएगा। फिर डबल तो नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो तो पक्का नहीं होगा ना, पर यह कि ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? गुड प्रतीक जी, अच्छा सोचा। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो बेटा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का एक एक चिंदी चिंदी क्वेश्चन क्लियर है। तो बेटा आपको मैंने सारी तरह की हीट्स करवा दी है। नेक्स्ट लेक्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। विल बी डूइंग हेसिस लॉ। बेटा थर्मोडायनेमिक्स में कुछ आए ना आए, पर हेसिस लॉ का क्वेश्चन आना ही है। और जैसे मैं करवाता हूं, आपको अच्छे से पता है, मैं आपको सारी तरह के क्वेश्चन यहीं करवा दूंगा बच्चों, ठीक, ताकि आपको ये दिक्कत ना रहे। पर उससे पहले अपनी नोट्स का एंथैल्पी एंड टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज के बाद एक फ्यूल दिया गया होगा, प्लीज उसको सॉल्व करें, ठीक, एक एक क्वेश्चन उसका करें। हेसिस लॉ वाला हम अगली बार करेंगे, बट उसको सॉल्व करें। देखो बच्चों, अच्छे काम करने के लिए आपको अच्छा प्रैक्टिस करना जो होता है, ठीक। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो नहीं आएगा, मैं जितना मर्जी पढ़ा लूं। बेटा आप कभी दूसरों की कॉपी से मैच किए हो अपनी कॉपी? यार फर्क देखे हो उसमें? कभी भी इतने सारे क्वेश्चन कोई नहीं करवाता यार जितने मैं करवाता हूं। भले उनका चैप्टर मेरे से 2 चैप्टर आगे होगा, पर उसका फायदा क्या जब उनको आधे क्वेश्चन करवाए, आधे करवाए नहीं, आधे आते नहीं। अरे यार कम कर लो, अच्छा कर लो, ठीक। मेरी थ्योरी ही ये रही है, मैंने जिंदगी में कभी अपना 100% सिलेबस कंप्लीट ही नहीं किया जब मैं पढ़ता था। तुम्हारा कंप्लीट होगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक। पर मैंने अपने टाइम में कभी 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है पढ़ते समय, लेकिन हमेशा टॉप पे रहा हूं। द रीजन इज, जितना करूंगा मैं 60% भी करूंगा ना, तो मेरे को इतना पता है कि 60% जो मैंने किया है उसमें से मैं एक नंबर भी हिलने नहीं दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस रखूंगा फिर मैं उसमें, उसकी मैं इतनी प्रैक्टिस कर लूंगा। अगर मैं कम कर रहा हूं तो प्रैक्टिस ज्यादा करूंगा भाई। अगर मैं ज्यादा करने के चक्कर में रहा तो बेटा क्या होगा, कर तो मैं सब कुछ लूंगा लेकिन उसमें लूप होल होंगे बहुत ज्यादा।
कहीं ना कहीं नंबर लीक हो जाएंगे, उसका क्या फायदा होगा। करके आप 100% गए, नंबर फिर उतने आए। इससे बढ़िया 80% कर लिए, नंबर उतने ही आए, ज्यादा बेनिफिट हो गया और कॉन्फिडेंस ज्यादा डेवलप हो गया कि भैया हमारे को आता सब कुछ है भाई, गलती नहीं होती हमारे से। एक्यूरेसी इज द मेजर थिंग, स्पीड अपने आप आ जाती है बेटा। हम यहाँ पे ये तो है नहीं ना, तुम्हारे स्कूल के रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है ना बेटा। हम लोग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप कंपटीशन में बहुत अच्छे रैंक लेकर के आए। ठीक, नो डाउट स्कूल इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, है ना। ऑब्वियसली स्कूल के मार्क्स मैटर तो करेंगे, और हम इतने बेवकूफ तो है नहीं कि जी स्कूल के मार्क्स में कुछ नहीं। यार हम अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे सारे टीचर्स, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके स्कूल में भी अच्छे मार्क्स आए, ठीक, और आपके कंपटीशन में आए ही आए। ठीक है, दिस सेंटर इज नॉट ओनली फॉर स्कूल, नो डाउट वी आर कवरिंग स्कूल, बट हमारा मेन मकसद है, मान लो आपके +2 में 99% नंबर आ जाए और आपको कहीं सीट ना मिले, क्या करोगे? विल रिपीट 1 year more? Obviously you have to, there is no option, or otherwise take admissions in BSc, है ना। और वो प्रोसेस एवर एंडिंग होता है, ठीक, BSc फिर MSc PhD, उसके बाद भी कुछ नहीं, उसके बाद फिर ट्यूशन ही पढ़ानी। इसलिए बेटर है आप ये 2 साल अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक। सिर्फ स्कूल के मार्क्स के बारे में नहीं, आप कंपटीशन के लिए तैयारियां करें, उसके लिए आपको फ्यूल्स अच्छे से सॉल्व करने, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक। आप मेरे फ्यूल्स असाइनमेंट टेस्ट सॉल्व कर लो बेटा, कभी दिक्कत ही नहीं रहेगी हिस्ट्री में, इतना मोर देन सफिशिएंट होता है, ठीक। ऑल द बेस्ट।